देश की राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक इस तरीके से बने हुए हैं, बटे हुए हैं, तब तक हम लोग तो आतंकवाद से कभी लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जिसको एक तरफ आतंकवाद नजर आता है दूसरे को उसी तरफ वोट बैंक दिखने लगता है। उसको लगता है कि इनको अगर हम अपनी तरफ ले आएंगे तो फिर हमारी जीत हो जाएगी, और उसमें हम लोग जीवन भर उन लोगों की रिपोर्टिंग करते रहे जो आतंकवादी हमलों में जान गंवाते रहे, और कोई इक्का दुक्का पकड़ा जाए तो आप 10-12 साल उसका मुकदमा लड़ लें, बस यही करते रहेंगे हम लोग। जहाँ तक मेरा आज तक जो तजुर्बा है उससे मैं ये बात ज़रूर आपके सामने कहूँगा कि हमारा देश आज दो बातों से कैंसर हुआ है। पहली बात तो यह है कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी ब्लेम गेम शुरू हुआ है। जब भी कभी आतंकवादियों की ट्रायल शुरू होती है, आतंकवादी पकड़ा जाता है, तभी पॉलिटिकल पार्टी ब्लेम गेम शुरू करती है। क्यों मजहब से बात उसे देखा जाता है। जब 9/11 का इंसिडेंट जब अमेरिका में हुआ, तब 9/11 के बाद अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक ने कहीं पॉलिटिकल ब्लेम गेम नहीं शुरू किया। सभी इकट्ठा हुए, प्रेसिडेंट से बात एक सहमति होगी कि आतंकवादियों को हमको मिटाना है, चाहे कहीं भी छुपा हो उसे मारना है। जब मुझे लगता है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह कहा था इट्स अ वॉर ऑन अमेरिका, आज देखिए उन्होंने सच करके दिखाया है। आज इसीलिए 9/11 के बाद भी कोई आतंकवादियों की हिम्मत नहीं जुटा पाए, ताकि उनकी संरक्षण प्रणाली बहुत तगड़ी है, बात छोड़ दीजिए। लेकिन हमें इस बात से सोचना चाहिए, हमारे देश में कानून एक सख्त चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को आज तुमने इस विवाद में खड़ा कर देते हैं कि मुझे दुख इस बात का, उनका मॉरल डाउन होता है। और इस विवाद से आज हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, जांच को, उनको सवाल खड़े करते हैं कि आतंकवादियों को कोई मजहब होता है, और इस तरह से करना ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। उससे आतंकवादियों को बहुत एक एनर्जी मिलती है। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान हमें हंस रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पूरी तरह से मालूम है कि हमारे देश में आज क्या चल रहा है। और इस तरह से देखिए, जो आतंकवादियों को छुड़ा गया, किसी भावना पे छुड़ा गया, इस बात में कानून की इसलिए मामला कोई नहीं है। और कानून जुडिशरी को यह भी हमें देखना चाहिए कि इस तरह से जो ट्रायल से किस तरह से थे। जब कसाब की ट्रायल चलाई थी तब मैंने एक तय किया था कि 14 साल बॉम्ब ब्लास्ट को लगे, इसमें नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने ऑन एफिडेविट कुछ गवाहों के एविडेंस लिया। इस तरह में कानून में हमें संशोधन करके कसाब की ट्रायल मैंने 9 महीने के अंदर मुंबई में खत्म की, हाई कोर्ट में 1.5 साल में खत्म हुई, सुप्रीम कोर्ट में 1 साल में खत्म हुई। इस तरह से 3 साल में उसका पन्ना मिट गया, ताकि उससे आज आतंकवादियों को बढ़ावा, उनका हौसला बुलंद इसलिए हो जाता है कि तुरंत ये ध्यान लेते, मान लेते कि हमें कुछ नहीं होना है। सर, एक एजेंसी को हम कहते हैं कि तोता है, दूसरी एजेंसी को कहते हैं नरेंद्र मोदी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो कहां से संबित पात्रा राजनीति की एक रूपता आ जाएगी। और राजनीतिक पार्टियों ने तो सब कबाड़ा कर दिया, इसका मतलब लोगों को साफ समझ में आ रही है ये बात। फिर आखिरी कमेंट चाह रहा हूं, बहुत छोटा सा दीजिएगा, इस चीज को बदलने की कोई कोशिश कर पाएंगे आप लोग? देखिए, मैं आपको एक सटल बात कहता हूं। देखिए, मैं राजनीति से इतर होकर एक बहुत साधारण और सटल बात कहता हूं, इसी से आप जनता को मैं समझा पाऊंगा। देखिए, बिहार में बैठे हैं अभी RSN सिंह जी। बिहार का जो राज्य है, माटी को सूंघने की बात करें, आप बिहार की मिट्टी को सूंघिए, वहाँ न जाने कितने तरह के कल्चरल, सांस्कृतिक और महान बातें सूंघने को मिलेगी। मगर आज बड़े दुख के साथ राजनीति के कारण, ये जो वोट बैंक के कारण, अगर बिहार की बेटी कहा जाता है तो बिहार की बेटी में आपको कोई और याद नहीं आएगा। आज जुबान पे बिहार की बेटी कहने पर इशरत जहान याद आती है। इस कदर हमने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के मिट्टी को बदनाम करने का काम किया है। यासीन भटकल पकड़ा जाता है, उसको पकड़ना और रिमांड लेने में नहीं चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं भैया, मेरे राज्य में यासीन भटकल को मत पकड़ना क्योंकि मैं बदनाम हो जाऊंगा। आप इसी से समझ, आप क्या रोहित जी पूछ रहे थे कि हमें हार्ड स्टेट होना चाहिए या सॉफ्ट स्टेट होना चाहिए? अरे रोहित जी, जिस स्टेट का बदनाम हम इस कदर कर दे कि बिहार की बेटी कहने पर एक आतंकवादी याद आए, आप समझिए हमने करोड़ों वर्ष के बिहार के लोगों के तपस्या को, हिंदुस्तान के लोगों को तपस्या को, विवेकानंद के तपस्या को, अरबिंदो के तपस्या को एक लात मार के भगा दिया है। जो देश अपने प्रति उजागर ना हो सके, अपने प्रति प्राइड का भावना ना रख सके, वो क्या लड़ेगा? वो क्या लड़ेगा आप बताइए? अरे लड़ता वो है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाए ना, जो अपने ही देश के प्रति दुर्भावना रखने लगे, वो क्या लड़ेगा? मैं पूछ रहा हूं। फिलहाल सरकार आपकी है और रीढ़ की हड्डी भी आप ही लोगों को दिखानी है।
नहीं, सरकार से इतर मैंने कहा, सरकार कानून कर रही है, सरकार काम कर रही है, मगर ये बड़े धारणाओं को बदलने की आवश्यकता नहीं, तो वो है। काम ये दिखना चाहिए दिग्विजय, सर। आपने सीबीआई की बात कही ना, ये सीबीआई के पिताजी बैठे हैं कांग्रेस में, दिग्विजय प्लीज, सिंह। अब मैं सीबीआई वापस- से मैं पहले वो वापस निकल उस के तरीके बोलते की हैं सर, 26/11 प्लीज, आरएसएस की साजिश। प्लीज तो आप बताइए प्लीज, अब उस जुमलेबाजी की बहस में जाने का कोई फायदा नहीं। और फिर बताइए सवाल हम ये क्या है करेंगे? कि क्या हम आगे इन चीजों से पार पा सकेंगे? क्या कम से कम आगे लोगों को ये भरोसा दे पाएंगे कि उनकी जान इतनी सस्ती नहीं है? इस देश की राजनीतिक पार्टियां उनकी जान को दांव पे लगा के अपने वोट बैंक मजबूत नहीं करती हैं। ये भरोसा राजनीतिक पार्टियों को खुद जताना होगा। अभय जी, आप बोलना चाहते थे लेकिन समय समाप्त हो गया, माफी चाहता हूं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का स्टार ठोके का हिस्सा बनने के लिए।